प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम मौखिक तार्किकता पढ़ेंगे। मौखिक तार्किकता को हम मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक तार्किक अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। तो आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने दैनिक कार्य व्यवहार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। सामान्यतः विचारों के संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति या कह सकते हैं मौखिक तार्किकता का सहारा लिया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों के पास जो अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही है। व्यक्तियों को अधिक संख्या में एक साथ संबोधित करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। बालक के विकास की दृष्टि से तो मौखिक अभिव्यक्ति प्रारंभ से ही अत्यंत आवश्यक रही है। इससे बालक को भाव प्रकाशन का पूर्ण अवसर मिलता है। भाव प्रकाशन का मतलब भाव समझने का। भाषा शास्त्री इस विचार से पूर्ण सहमत है कि पहली कक्षा से प्रथम 6 माह तक पठन एवं लेखन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय तो बालक को संभाषण ही सीखना चाहिए। संभाषण मतलब बोलचाल के माध्यम से व्यक्त करना ही सीखना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इस तथ्य का प्रमाण है कि मौखिक कार्य ही भाषा शिक्षण का आधार हो, क्योंकि यह भाषा की नवीन तैयारी करता है। भाषा शिक्षक के उत्तरदायित्व की विवेचना करते हुए भाषा शास्त्री रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक मातृभाषा शिक्षण में कहा है कि भाषा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य बालक के विशृंखल विचारों को, विशृंखल मतलब बिखरे हुए विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने तथा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। अब तो बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक अभिव्यक्ति तार्किकता किसको कहते हैं। मतलब विचारों को सही ढंग से, शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर पाना, तर्कपूर्ण ढंग से और शुद्ध रूप से प्रस्तुत करना ही मौखिक तार्किकता कहलाती है। आइए इसके उद्देश्य देखते हैं कि मौखिक तार्किकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है, शिक्षार्थी शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वाभाविक एवं प्रवाह युक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। एक उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य भावानुकूल आरोह अवरोह बल और अनुताप का ध्यान रखते हुए मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। मतलब आरोह अवरोह भावानुकूल, कहाँ पे कामा लगता है, कहाँ विराम लगता है, कहाँ क्या लगता है, उसके हिसाब से वाक्यों में कुछ देर रुकना और कहीं तीव्र बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार इस चीज़ को वह समझ पाएगा। इससे मानक भाषा में सहज भाव से अपनी बात प्रस्तुत कर सकेंगे। मौखिक तार्किकता से ये है लाभ। उचित एवं अवसरानुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकेंगे तथा आत्मविश्वास एवं अपेक्षित हाव भाव सहित बोलने में निपुण हो सकेंगे।
अपने मनोभावों या हर्ष, विषाद, क्रोध, विस्मय आदि को स्वाभाविक एवं भावमय ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकेंगे। सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक विषयों पर आयोजित वार्तालापों पर परिचर्चाओं में भाग ले सकेंगे। स्वागत, परिचय, धन्यवाद, कृतज्ञता संदेश, संवेदना एवं बधाई आदि के लिए उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। देखिए, विचार अभिव्यक्ति के अवसर पर अन्य वक्ताओं से असहमत होते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया को शिष्ट एवं संयम भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। और यह मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक तार्किकता है, इसका विकास कैसे होगा? तो कैसे होता है ये देखिए, यहाँ हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। तो अनौपचारिक बातचीत से कैसे मौखिक अभिव्यक्ति विकसित की जाएगी, उसके विषय में कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भाषा शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच अनौपचारिक लेकिन रोचक बातचीत से बच्चों की झिझक खुल जाती है। चूँकि ये शिक्षण से संबंधित विषय है, इसलिए बच्चों का बार बार उदाहरण इसमें दिया जा रहा है। यह हर किसी के लिए भाषा अभिव्यक्ति आवश्यक है, केवल मात्र बच्चों के लिए ही नहीं, तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। उनके शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ उनके वाक्य विन्यास में भी सुधार हो जाता है। ऐसी अनौपचारिक बातचीत आगे चलकर संवाद, कथोपकथन एवं सामूहिक विचार विमर्श आदि में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करती है। तो ये एक विकास का माध्यम है। आगे देखिए, कहानी के माध्यम से मौखिक तार्किकता को कैसे विकसित करेंगे। कहानी कथन के माध्यम से शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को कक्षा में कहानियों, घटनाओं के रोचक विवरण प्रस्तुत कर सकता है तथा बच्चों को उत्प्रेरित कर सकता है कि ऐसी रोचक कहानियाँ वे स्वयं भी सुनाएं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा उपयोगी, विनोद प्रिय, साहसिक एवं बाल जीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाना उपयोगी रहेगा। अब देखिए, घटना के माध्यम से कैसे विकसित किया जा सकता है। भाषा शिक्षक के रूप में अपने इस अनुभव किया होगा। अपने भाषा शिक्षक के रूप में आपने यह अनुभव किया होगा कि छोटे बच्चों को स्वयं द्वारा सीखने या सुनी हुई बातों या घटनाओं को अपने शब्दों में सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के विकासार्थ माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की किसी देखी हुई घटना, दृश्य, खेल, तमाशे आदि पर सुसंगत ढंग से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मैंने क्या देखा, आप बीती, मेरा अनुभव विषयों पे बालक पे बड़े चाव से वर्णन करेंगे। अब देखिए, चित्र वर्णन के माध्यम से छोटे छोटे बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति को घटना या कहानियों पर निर्मित चित्रों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। चित्र या चित्रों की श्रृंखला को कक्षा में प्रस्तुत कर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो क्यों, कहाँ, कब और कब क्या
से प्रारंभ होते हैं। अब देखिए दूसरा माध्यम है भाषण। भाषण के माध्यम से भी ये चीज़ विकसित होता है। तो भाषण मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। शिक्षार्थियों को अपनी रुचि और ज्ञान के आधार पर उपयुक्त शीर्षक देकर भाषण करने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। भाषण देने की कला के समुचित विकास के लिए उन्हें प्रमुख विचारों को यथाक्रम संजोने की विधि, श्रोताओं के अनुसार विषय सामग्री, उचित हाव भाव प्रदर्शन, वाणी में आवश्यकता अनुसार उतार चढ़ाव, उपलब्ध समय का उचित ध्यान रखने जैसी भाषा कला संबंधी अपेक्षाओं से अवगत कराना चाहिए। अब आगे देखिए अश्रु भाषण, आशु भाषण। आशु भाषण मतलब तत्काल सोच के तुरंत सोच के बोला जाने वाला, लिखित नहीं, अपने से सोच के तुरंत बोला जाने वाला। जिस प्रकार आशु कवि होते हैं उसी प्रकार आशु भाषण। तो आइए देखिए आशु भाषण भी विद्यार्थियों में मौखिक आत्म प्रकाश की क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों की भाषण के दौरान तुरंत तर्क करने की योग्यता को विकसित किया जा सकता है। इसके लिए कक्षा स्तर के अनुसार कुछ विषय पहले ही प्रेषित किया जा सकते हैं तथा फिर लॉटरी डालकर विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर बोलने के लिए कहा जा सकता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर इसे प्रतियोगिता के रूप में अंतर विद्यालयी स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। अब देखिए वाद विवाद के माध्यम से मौखिक तार्किकता को विकसित करना। कैसे विकसित करेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करते समय विद्यार्थियों के तर्क शक्ति, प्रत्युमत, हाजिर जवाबी, हास्य व्यंग युक्त तथा अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने जैसे गुणों का विकास होता है। बालक बालिकाएं तो स्वयं ही ऐसे अवसर पर बोलने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ हमें शिक्षार्थियों को यह सिखाना होगा कि वे कैसे अपने प्रतिपक्षियों के प्रस्तुत तर्कों का पूर्व अनुमान कर उसकी काट करने के लिए उसका उत्तर तैयार कर सकते हैं तथा कैसे प्रतिपक्षियों के सुने तर्कों का तुरंत उत्तर देने में प्रत्युत्पन्निमति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्युत्पन्निमति का मतलब मति माने होता है बुद्धि, तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि। अब देखिए परिसंवाद तथा विचार विमर्श के माध्यम से कैसे इसको विकसित करेंगे, आइए पढ़ते हैं। परिसंवाद तथा विचार विमर्श। उच्च कक्षाओं यथा कक्षा 9 और 12 स्तर पर हम सामूहिक विचार विमर्श तथा परिसंवाद आयोजित करके भी विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। भाषा शिक्षक द्वारा विचार विमर्श के विषय पहले से ही सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। कक्षा को विभिन्न पक्षों के आधार पर अलग अलग समूहों में विभक्त कर प्रत्येक समूह को विषय का कोई एक पक्ष देकर विचार विमर्श करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। लघु समूह के कारण विद्यार्थी अपने अन्य साथियों की शंकाओं का उत्तर भी दे सकते हैं
तथा अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए अपने साथियों से प्रश्न भी कर सकते हैं। आजकल आकाशवाणी और दूरदर्शन में युवा वाणी जैसे कार्यक्रमों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं पर परिसंवाद चर्चा आयोजित की जाती है। उन्हें सुनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिए, बाल सभा या छात्र संसद लगा के किस प्रकार जो है मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किए जाने का यह एक सामाजिक एवं प्रभावी कार्यक्रम है। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जनतांत्रिक प्रणाली से कार्य संपन्न करने की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बाल सभा एवं छात्र संसद में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रभावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति अपेक्षित होती है। विशेषतः सभा के आयोजन के लिए सभापति पद के लिए प्रस्ताव रखना, अनुमोदन करना, सभापति एवं श्रोताओं को संबोधित करना आदि। इससे बालक बालिकाएं केवल कुशल वक्ता या श्रोता ही नहीं बनते, वरन उनमें स्वस्थ संसदीय प्रवृत्ति का भी विकास होता है। आगे देखिए, अभिनय द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास के लिए विद्यार्थियों में भाषा अनुकूल वाणी, उचित हाव भाव, आंगिक अभिनय एवं वाणी में प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न करने के लिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर रंगमंची अभिनय का आयोजन किया जा सकता है। कक्षा में कुछ बालक बालिकाओं में जो अभिनय कौशल की विशेष प्रतिभा होती है, इसके द्वारा वे शुद्ध उच्चारण करके भाव एवं विचार अनुसार हाव भाव प्रकट करने तथा दर्शकों को भावमुग्ध करने में सफल हो जाते हैं। भाव शिक्षक के रूप में हम उपलब्ध कहानियों एवं अभिनय पाठों पर लघु रंगमंची अभिनय आयोजित कर सकते हैं तथा भावपूर्ण कथोपकथन द्वारा बालकों को भाषा पर स्वतः ही अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कभी कभी हम किसी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्या पर भावपूर्ण कथोपकथन लिखकर छात्रों द्वारा उसका अभिनयात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। इसके लिए रंगमंची साज सज्जा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, काव्य पाठ। काव्य पाठ के माध्यम से भी ये क्षमता विकसित की जा सकती है। शिक्षार्थी कविता कंठस्थ करने तथा उसे सुनाने में गर्व एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे कंठस्थ की गई कविताओं को सुनाते समय हाव भाव का प्रदर्शन भी करते हैं। उचित हाव भाव के साथ कविताएं सुनने की यह प्रवृत्ति उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का सबल माध्यम हो सकती है। अतः अच्छा होगा कि बाल गीत, वर्णनात्मक गीत, प्रेरणाय गीत, अभिनय गीत आदि का चयन कर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कविता पाठ करने का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये काव्य पाठ हुआ। अब आगे देखिए, अगला है इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर बोलने का अभ्यास। कैसे अभ्यास होगा ये? शिक्षा के प्रभावी माध्यम के रूप में श्रव्य माने सुनने वाला है, दृश्य माने देखने वाले साधनों का चलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज दूरवर्ती शिक्षा ज्ञानार्जन हेतु प्रभावी विकल्प के रूप में उभर कर आई है। अतः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अपने विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति के सबल विकास के लिए उन्हें टेप रिकॉर्डर
वीडियो टेप, ध्वनि विस्तारक जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर प्रभावी ढंग से बोलने के लिए उत्प्रेरित करें। आकाशवाणी, दूरदर्शन में युवा वाणी तथा बाल गोपाल जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को तैयार करें, जिससे वे बिना हिचकिचाहट के संतुलित भाषा तथा छोटे छोटे वाक्यों में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए समय समय पर विद्यार्थियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रार्थना सभा एवं वाद संवाद में अपने विचार एवं भाव प्रकट करने के अवसर दिए जाएं। उनके कविता पाठों में भाषण, परिसंवादों को टेप कर उन्हें पुनः सुनने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। इससे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मौखिक रूप से विकास किया जा सकता है। अब आगे देखिए मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जिसके आधार पे हम जो है मौखिक तार्किकता सीख सकते हैं। तो विशेषताओं में शुद्धता, नंबर 1 शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण है। शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश की भिन्नता उसके उच्चारण पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण उसका उच्चारण मानक उच्चारण से भिन्न हो जाती है। उदाहरणतः स्थानीय बोलियों के प्रभाव के कारण ही स्कूल को स्कूल, स्टेशन को स्टेशन और भाषा को भाषा के रूप में उच्चारित किया जाता है। अतः भाषा शिक्षक के रूप में हमें चाहिए कि हम विद्यार्थियों के शुद्ध एवं मानक उच्चारण के प्रति प्रयत्नशील हों। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, स्वाभाविक एवं स्पष्टता। स्वाभाविकता एवं स्पष्टता मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का दूसरा प्रमुख गुण उसकी स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, अर्थात बालक की बोलचाल एवं अभिव्यक्ति में बनावटीपन न दिखाई दे और उसमें अस्पष्टता न हो। मौखिक अभिव्यक्ति की सार्थकता उसकी सहजता, स्वाभाविकता एवं स्पष्टता में है। यदि अभिव्यक्ति में ये गुण नहीं होंगे तो हम अपनी बात भली प्रकार संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। अब अगला देखिए विचार क्रमबद्धता, विचारों को क्रम से रखना, यह भी एक विशेषता है मौखिक तार्किकता की। तो अपने विचारों भावों को भली प्रकार दूसरे तक पहुंचाने के लिए भावों एवं विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। विचारों की अव्यवस्थित अभिव्यक्ति के कारण प्रस्तुति का सूत्र भी बिखर जाता है और प्रभाव भी कम पड़ता है। अतः आवश्यक है कि हम मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति के लिए बालकों को पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित करें। अगला है सशक्तता। तो अभिव्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण गुण है सशक्तता। सशक्त अभिव्यक्ति का श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सशक्तता के अभाव में कथन का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी संप्रेषणता में भी कमी आ जाती है। सशक्तता मतलब सशक्त रूप से अपनी बात को रखना प्रभावी ढंग से। प्रवाह किसी विचार या भाव को अटक कर या रुक कर प्रस्तुत करने
से संदेश संवाद विहीन हो जाता है और श्रोता वक्ता की बातों को समझ नहीं पाते। अतः अभिव्यक्ति में भाषा तथा भावों का प्रवाह अपेक्षित है। प्रवाह से सारा कथन एक इकाई के रूप में संगठित हो जाता है जिससे श्रोता उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है। अब अवसरानुकूलता, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग मतलब क्या है? वाणी का प्रयोग विभिन्न अवसरों के अनुकूल ही करना चाहिए। अवसरानुकूल प्रकरण का चुनाव किया जाए। औपचारिक, अनौपचारिक, हर्ष, शोक, आदेश, अनुरोध आदि अवसरों पर अभिव्यक्ति का रूप अलग अलग होता है। अवसरानुकूल भाषा सामाजिक व्यवहार की एक आवश्यक अपेक्षा है। विद्यार्थियों को श्रोताओं की आयु, सामाजिक स्तर, स्थिति के स्वरूप आदि को ध्यान में रखकर ही मौखिक अभिव्यक्ति के प्रति सचेत करना चाहिए। अब आगे देखिए, प्रभावोत्पकता। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य वक्ता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना या संप्रेषित करना। संप्रेषित करने का मतलब भेजना, 100% उन्हीं भावों और अर्थों के रूप में ग्रहण कराना। इस प्रकार इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए शुद्धता, अवसर अनुकूलता, गतिशीलता, क्रमिकता आदि सभी का योगदान होता है। अतः प्रभावोत्पादकता एक ऐसा गुण है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो यह हमारी मौखिक तार्किकता के ऊपर कुछ विचार विमर्श हुए। आशा है निष्कर्ष के रूप में आपको कुछ समझ में आया होगा और इससे आप आशय ग्रहण करेंगे कि मौखिक तार्किकता क्या होता है या मौखिक तार्किक अभिव्यक्ति क्या होती है। दोनों एक ही चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।